वेलकम बैक फ्रेंड्स। आइए शुरू करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 11th का न्यू चैप्टर एंड द चैप्टर इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक नए प्रकार का कॉन्सेप्ट ऐसा व्यवहार आप देखने वाले हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन देखने वाले हैं जिनको हम लोग लाइफ में अक्सर करते हैं, लेकिन कभी उन पर ध्यान नहीं देते कि हमें इतने डेप्थ में इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में जानेंगे, इसके मतलब के बारे में जानेंगे, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ कैन वी यूज़ दिस। और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द टर्म इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अकाउंटेंसी पढ़ते समय हम लोगों ने ध्यान दिया था कि अकाउंटेंसी करने के लिए हमारे पास जो प्राथमिक चीज़ हमारे पास जो होनी चाहिए वो होती थी बिजनेस, और उस बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन से हमें मतलब होता था। तो एक्सचेंज जब भी हम कहेंगे तो एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान, ये उन्हीं मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा है जिनमें हम सामान को बेच रहे हैं, सामान को प्राप्त कर रहे हैं, कोई भुगतान कर रहे हैं, कोई इनकम कर रहे हैं। तो अगर कोई भी किसी प्रकार का एक्सचेंज हो रहा है, और तो एक्सचेंज का मतलब किसी चीज़ का लेन और देन। तो अभी हम लोग ये टर्म समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो एक्सचेंज किया उसमें जो एक टर्म जो उसमें उसको मॉनेटरी कैश से रिलेटेड होना चाहिए था, या तो कैश का पेमेंट होना चाहिए था, नहीं तो कैश का रिसिप्ट होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है इस एक्सचेंज में। मतलब कि उधार विक्रिया, उधार क्रय, सामान तो बेचा मैंने लेकिन पैसा नहीं मिला। अब हम क्या करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, उस पूरे बिक्री या उस क्रय की, उस परचेज या उस सेल्स की पूरी डिटेल उस विक्रय उस बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखते हैं, और उसमें पेमेंट की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं हम लोग कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस डेट को इस व्यक्ति को पेमेंट किया जाएगा। तो इससे हमारे उधार की श्योरिटी, हमारे डेट्स की बैड डेब्ट या डाउटफुल डेब्ट्स होने की संभावना को काफ़ी हद तक विराम लगाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। When goods are sold or bought for cash, payment is received immediately. तुरंत पेमेंट रिसीव होता है हमें, लेकिन उधार करने पे द पेमेंट इज डेफर्ड टू अ फ्यूचर डेट। एक भविष्य में आने वाले समय के लिए वो हमारी पेमेंट जो होती है वो डिले हो जाती है। To avoid any possibility of delay or default, an instrument of credit is used for assurance that the payment shall be made according to the agreed conditions. तो फ्यूचर में अगर पेमेंट होना है तो फ्यूचर की चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, ताकि हमारा जो पेमेंट है वो जिन शर्तों पे बात हुई है उन शर्तों के अनुसार हमारा पेमेंट फ्यूचर की किसी डेट में, तय डेट में हो जाए। और देखते हैं आगे। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन, हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहता है, एक्ट कहता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कहता है अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट। एक हथियार है ये हमारे पास, एक टूल है हमारे लिए। किस चीज़ का टूल? तो फ्यूचर में होने वाली किसी घटना को सिक्योर करने का टूल्स कि वो घटना के घटित होने के चांसेस को ये कंफर्म कर देता है और उसके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस को काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर, जो बनाता है उसके द्वारा साइन किया रहता है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे आपके लिए अंडरलाइन किया है जिससे इस डिफिनेशन को समझने में हमें आसानी मिलेगी। इंस्ट्रूमेंट एक औजार, एक हथियार, एक टूल जिसकी मदद से हम लोग अनसर्टेनिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट और डिले को दूर करने के लिए हम लोग इस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। एश्योरेंस ऑफ पेमेंट, ये पेमेंट का एश्योरेंस होता है, श्योरिटी होती है कि हमारा पेमेंट जो हमने सेल कर दिया, अभी पेमेंट अभी मिला नहीं, लेकिन वो हमें इस डेट पे मिल जाएगा। फिर क्या है? पेबल ऑन ऑर्डर, और उसमें ये ऑर्डर मतलब कि जो भी डेट उसमें निर्धारित की गई है उस डेट पे आपको पेमेंट करना है। एंड पेबल टू बियरर,
अब इसके दो तीन मतलब निकलते हैं। पेबल टू बेयर मतलब जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है उसको पे करना है, या फिर जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है उसके कहने पे किसी और को पेमेंट करना है। इस तरीके के कंडीशंस हो सकती हैं हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। तो एक ओवरव्यू के तौर पे मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता चल रहा हूँ। अब देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में कुछ और बातें जो कि ज़रूरी हैं। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये बातें होनी चाहिए। तो क्या है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग, ये लिखित में होना चाहिए, न कि ओरल। इट इज़ एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, ये पेमेंट के लिए दिया गया एक आदेश होता है। द ऑर्डर टू मेक पेमेंट इज़ अनकंडीशनल, किसी भी शर्त पे पेमेंट की डेट जो तय की गई है उसको बदला नहीं जा सकता। द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट साइन इट, जो बिल को बना रहा है, जो राइटर है, जो बिल को लिख रहा है उसमें डिटेल्स, उसको उस पर साइन करना होता है। द पेमेंट टू बी मेड मस्ट बी सर्टेन, पेमेंट बिल्कुल होना ही होना है। द डेट भी उसी डेट पर पेमेंट होना है, जो ड्यू डेट आ रही है उस पर ही पेमेंट होना है। द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी पेबल, और एक किसी निश्चित व्यक्ति को पेमेंट करना होता है इसमें। अमाउंट मेंशन इन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल ईदर ऑन डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, या तो मांग पे दे होगा, बिल में लिखा रहेगा कि जब भी मांगूंगा मैं तो आपको पैसा देना है, तो उसको जब मांगेगा तब पैसा देना है, या फिर उसमें कोई डेट दी रहेगी कि इस डेट को पैसा देना है, तो उस डेट के समय होने पे आपको पैसा देना है। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, चूँकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज is the rule, the law that is a negotiable instrument act is implied on this instrument. So कोर्ट और कानून भी इस इंस्ट्रूमेंट को मानता है, और कोर्ट या कानून का भी आप सहारा ले सकते हैं अगर ऑर्डर्ड व्यक्ति ने पेमेंट के अमाउंट में कोई गलती की है, या पेमेंट की डेट में कोई गलती की है, तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। उसके लिए ज़रूरी है कि इस इंस्ट्रूमेंट में प्रॉपर स्टैम्प लगे होने चाहिए। A bill of exchange is generally drawn by the creditor upon his debtors. क्रेडिटर मतलब क्या होते हैं? कंपनी में क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिन लोगों को कंपनी से पैसा लेना होता है, और डेटर्स कौन होते हैं? जिनको कंपनी को जिन लोगों को कंपनी से को पैसा देना होता है। मतलब क्रेडिटर वो है जो कंपनी से पैसा लेंगे, और डेटर वो है जो कंपनी को पैसा देंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर के द्वारा लिखा जाता है, किसके लिए? तो डेटर के लिए। इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉयर, डेटर्स के द्वारा उसको एक्सेप्ट करना होता है। अब ऐसा नहीं कि मैंने बिल लिख दिया और डेटर ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बिल विल बी ऑफ नो यूज़। इट इज़ जस्ट अ ड्राफ्ट टिल इट्स एक्सेप्टेंस इज मेड, और जब तक इस पर एक्सेप्टेंस नहीं है डेटर का, तब तक ये सिर्फ एक ड्राफ्ट की तरह काम करेगा, और एक्सेप्टेंस मिलते ही ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। अमित सोल्ड गुड्स टू रोहित ऑन क्रेडिट 10,000 फॉर 3 मंथ्स। टू इंश्योर पेमेंट ऑन ड्यू डेट अमित ड्रॉज अ बिल, अमित ने बेचा है रोहित को, तो अमित को पैसा लेना है, रोहित को पैसा देना है। अमित इज क्रेडिटर, रोहित इज डेटर। अब अमित एक बिल लिखेगा रोहित के ऊपर 10,000 रुपये के लिए, जो कि 3 महीने के बाद दे है। बिफोर इट इज़ एक्सेप्टेड बाय रोहित इट विल बी कॉल्ड अ ड्राफ्ट। जब तक रोहित इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक ये एक ड्राफ्ट कहा जाएगा। इट विल बिकम अ बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली व्हेन रोहित राइट द वर्ड एक्सेप्टेड ऑन इट एंड अपेंड हिज सिग्नेचर देयर टू कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस। और अपना सिग्नेचर जब कर देगा तब जाके वो ड्राफ्ट अब एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब एक चीज़ देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नज़रिए से, ये जानना कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज़ कौन कौन सी होती है, कौन कौन से पक्षकार होते हैं इसमें। तो इनके लिए हम जानते हैं, पहला ड्रॉर, जो बिल को लिखता है, जो बिल को ड्रॉ करता है, बनाता है। द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉर।
अ सेलर, जो माल बेचने वाला, क्रेडिटर हु इज इंटाइटल्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम द डेटर कैन ड्रॉ अ बिल ऑन द एक्सचेंज अपॉन द बायर और डेटर, वो डेटर के ऊपर एक बिल लिख सकता है। द ड्रॉअर आफ्टर राइटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ टू साइन इट एज मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, और उसको ड्रॉवर जो होता है वो उसको लिखने के बाद, बिल को लिखने के बाद उस पर साइन करता है। कैसे, किस अधिकार से वो साइन करता है, एज अ मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। अब चलिए देखते हैं ड्रॉई के बारे में। तो ड्रॉई कौन है, तो पर्सन अपॉन हुम अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल लिखा गया है, जो बिल को अपनी एक्सेप्टेंस देता है, वो अक्सर कौन होता है, परचेजर होता है, और डेटर होता है जिसको पैसा देना है। अब आते हैं पेई के बारे में। द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड, द ड्रॉअर ऑफ द बिल हिमसेल्फ विल बी द पेई इफ ही कीप। तो वो व्यक्ति जिसको पैसा मिलना है वो क्या होता है, पेई कहलाता है। अब हम लोग सोचेंगे कि जो ड्रॉयर है जिसको पैसा लेना है वही पेई हो सकता है, होता है वही पेई होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बिल को हम लोग बैंक में भुना भी लेते हैं, डिस्काउंट करा लेते हैं। 1000 रुपये का बिल है, उसको 990 रुपये में हमने डिस्काउंट करा लिया। अब जब उसका ड्यू डेट आएगा तो जो ड्रॉई है वो सीधा बैंक को पे करेगा, फिर वो मुझे पे नहीं करेगा, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का पेई अब वो हो गया है, मैंने तो पैसा पहले ही ले लिया है। तो द ड्रॉअर ऑफ बिल हिमसेल्फ विल बी द पेई इफ़ ही कीप द बिल विथ हिम टिल द डेट ऑफ इट्स पेमेंट। अगर बिल उसके पास होता है तो वो बिल का पेमेंट लेने का अधिकारी है। द पेई मे चेंज इन फॉलोइंग सिचुएशन, इन केस द ड्रॉअर हैज़ गॉट द बिल डिस्काउंटेड, अगर उसने बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया है, या फिर दूसरी केसेस क्या है, जब पेई चेंज होता है तो दूसरा केस है कि जब बिल को इंडोर्स कर दिया जाता है। जब बिल को मैंने श्याम से बिल लिया, दिलीप ने मैंने श्याम को सामान बेचा, उसने पेमेंट बोला 3 महीने बाद देगा, मैंने उससे बिल लिया, और मैंने फिर मोहन से उधार परचेज़ किया था, मैंने वो बिल इसको पकड़ा दिया कि 3 महीने बाद तुमको ये पेमेंट इस बिल से मिल जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड इंडोर्समेंट। तो अगर बिल किसी को इंडोर्स कर दिया गया, जो भी बिल का बियरर होगा, द वन हु हैज़ द बिल बिकम्स पेई। तो इतनी ये कुछ मुख्य बातें थी, प्रमुख बातें थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, और इन बातों को जानने से आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा तो क्लैरिटी आएगी। तो नोट्स बनाते रहिए आप लोग, और अगर इसमें अभी भी कोई चीज़ है, कोई पॉइंट ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, और जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है उसके पहले उसके बीच में अगर कोई चीज़ है, शुरू से लेकर जहाँ तक मैंने पढ़ाया, अगर उसके बीच में कोई डाउट आपको दिखता है, कोई डाउट आपको समझ में आ रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप श्योरली मुझे बताएं और मुझसे पूछें, और नोट्स बनाते रहिए आप लोग। हम लोग जल्दी ही मैं दूसरे वीडियो के साथ आऊँगा, इसमें हम लोग सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।